सो वेलकम टू वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। मेरा नाम है इतीश जयवंत और आज हम लोग देखने वाले हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं और इन फंक्शंस को समझने के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। शुरू में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, मगर एंड में मैं आपको इसको सिंपल तरीके से कैसे याद करना है और अपने हेल्थ इश्यूज को या तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा फंक्शन किस बॉडी सिस्टम से कनेक्टेड है, अगर रिलेट करने के लिए आपको बताऊंगा तो आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। सो देखते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। तो जैसे मैंने इसके पहले भी कई बार बताया हुआ है कि हमारा शरीर बहुत छोटे छोटे कणों से बना है और कण जब आइटम्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते हैं तो सेल बनता है, कोशिकाएं बनती है। सेलुलर स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हमारा शरीर बना है, जो रोज नए बनते हैं, रोज नए मरते भी हैं। सो सेल्स से हमारे टिश्यूज बनते हैं। जब कई सेल्स एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं तो वो टिश्यूज बनते हैं। जब कई टिश्यूज एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं तो एक अवयव बनता है, ऑर्गन बनता है। और इस ऑर्गन के साथ साथ जब 3-4 ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, जिसका आज हम पार्ट देखने वाले हैं, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। राइट। सो जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तब जाके ऑर्गेनिज्म बनता है। और इसमें जैसे कि आप है, मैं हूं, हम एक ऑर्गेनिज्म है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गन से बने हैं, जो टिश्यू से बने हैं, जो सेल से बने हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म में कोई हेल्थ इश्यू आता है तो कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम में चैलेंज आता है। उस ऑर्गन सिस्टम में कोई चैलेंज आता है, मतलब जैसे ये वाला ऑर्गन सिस्टम है, ये वाला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चैलेंज है, आपको अपचन होता है, एसिडिटी होती है, माइग्रेन है, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं जो डाइजेशन रिलेटेड होते हैं मगर हमें पता नहीं होते हैं, वो इनमें जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके रिलेटेड होते हैं। अब मान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर नहीं है तो आपका स्टमक एक चैलेंजिंग फैक्टर है। राइट। और अगर हम स्टमक के ऊपर हमें काम करना है तो इसके अंदर जो टिश्यूज है उसके ऊपर काम करना है, और इन टिश्यूज को बेहतरीन बनाने के लिए हमें हमारे सेल के ऊपर काम करना होता है। और हम जो भी खाना खाते हैं, अभी जो हमने वीडियो देखा जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही थी और एनर्जी जनरेट हो रही थी, वो एनर्जी और उसमें से जो पोषण मिलता है वो इन ऑर्गन्स को, हमारे पेट को नहीं मिलता। हम जो खाते हैं हमारे पेट में नहीं जाता, वो इन कोशिकाओं को मिलता है। कोशिकाओं में जब ये सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे रूटीन में से, हमारे एक्सरसाइज में से, हमारे पॉजिटिव माइंडसेट से मिलते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ काम करने लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आइटम्स और मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग होके सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन लेवल पे जैसे स्टमक दिख रहा है यहाँ पे, और डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म लेवल पे एक छोटा सा बेबी आपके सामने दिख रहा है जिसकी ग्रोथ होते रहती है, ऑर्गन्स डेवलप होते रहते हैं, और जिंदगी भर 100 ट्रिलियन सेल्स, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे शरीर को या तो स्वस्थ रखते हैं या तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, आपको जो भी हेल्थ चैलेंज है, जिस भी वजह से आप इस कॉल को सुनने के लिए आए हैं, अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, प्योरली आपके सेल में, सेल की हेल्थ में कहीं तो गड़बड़ है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स पे ये कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। तो जैसे कि आपने फ्लायर देखा होगा, आपको ये फ्लायर मिला होगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स का। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है, अलग अलग कार्य प्रणालियां है। ये इंडिपेंडेंटली तो अपना काम करती है, मगर इंडिपेंडेंटली काम करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है। और जैसे कि आपको फोटो दिख रहा है, एक ह्यूमन सेंटर में दिख रहा है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स में समझने के लिए, हमारे शरीर की रचना को समझने के लिए इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। राइट। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स को कैसे याद रखें, इम्यून सिस्टम है। हर सिस्टम का एक अलग रोल है, एक अलग पहचान है। और अगर इन
में से किसी भी एक सिस्टम में गड़बड़ होती है तो वो दूसरे सिस्टम को अफेक्ट करने लगता है। बॉडी 2 सिस्टम्स के साथ तीसरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो टोटल ऑन एन एवरेज ब्रॉडर लेवल पे 12 सिस्टम्स है। इसमें आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ पैरेलल सिस्टम्स भी इनके साथ काम करते हैं। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 12 बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखते हैं ये ऑर्गन सिस्टम्स होते क्या है। और ये ऑर्गन सिस्टम जानने के लिए आपको, अगर हम बॉडी में देखेंगे तो आपको ये इमेज समझ में आ जाएगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, शरीर पूरा है, मगर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हमारा मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होता है, फूड पाइप पे आता है, इसोफिगस पे आता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड हमारा रेक्टम एंड एनस। यहाँ से खाना खाया, यहाँ से बाहर निकल गया। दिस कंप्लीट वन ट्रैक इज वन सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब हमारे मसल्स जो हमारे शरीर को बांधे हैं, हमारे बॉडी फंक्शंस को काम में लाने के लिए है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब हमारा ऊपर का आउटलुक, पैकेजिंग, राइट, अंदर का माल कैसा है वो कई बार लोग कवर देख के बताते हैं, और कवर झलकता भी अगर अंदर पैकेज अच्छा रहेगा तो आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, ये सारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है। और इसको हम लोग सुपरफिशियल या एज अ ब्यूटी कैरेक्टर ऑफ पर्सन बोलते हैं। और सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज इन्हीं फीचर्स के साथ होता है, क्योंकि आपका शरीर काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आप कैसे दिखते हैं। तो अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, आपके नाखून ब्रिटल है, आपकी स्किन डल है, इसका मतलब है शरीर में बेसिक बॉडी फंक्शंस को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी कमी अंदर हो रही है। इसलिए इन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं हो रहा है, और इसीलिए हेयर लॉस बॉडी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, हार्ट फंक्शन को नहीं कर सकती। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होने के बावजूद भी इफेक्ट सबसे पहले होता है। लिम्फेटिक सिस्टम है जो हमारा इम्यून सिस्टम के साथ काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो भी हम फील करते हैं। आज किसी को नींद आ रही होगी, अभी कोई बहुत एक्साइटेड होगा, कोई नोटबुक पेन पेपर लेके इस कॉल को सुन रहा होगा, या तो बहुत सारे लोग सो रहे हैं तो उनका मेलेटोनिन जो हार्मोन है बहुत ज्यादा तेजी से सिक्रीट हो रहा है, और वो अच्छे से गुलाबी नींद में करवटें बदलते हुए सो रहे हैं। ये सारा काम एंडोक्राइन करता है, अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए और बॉडी फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए। नर्वस सिस्टम, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, इज ऑल ड्रिवन बाय आवर नर्वस सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारे शरीर का ढांचा है, बोन्स की हड्डियां, उनकी रचना। और सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज उम्र के साथ बोन्स में आते हैं, क्योंकि बोन्स में ही ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जमा होते हैं। अगर उनकी कमी हो गई तो इनमें से, इस स्टोरेज बैंक में से उसे निकाला जाता है और शरीर के बॉडी फंक्शंस के लिए दिया जाता है, जिसकी वजह से घुटनों का दर्द, जॉइंट्स का दर्द, हड्डियों का दर्द, ब्रिटल जॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारी। और हम कई बार इसे एजिंग की वजह से बोलते हैं। एजिंग की वजह से नहीं होता, आपके बॉडी ऑर्गन्स बाकी के जो इंपॉर्टेंट है उनको काम करने के लिए आपके बोन्स के अंदर जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है वो यूटिलाइज होता है बॉडी फंक्शंस के लिए। फीमेल एंड मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों मिला के अलग तरीके से रीजनरेशन, जो हम लोग बोलते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेपरेट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बिना सांस लिए हम 1 मिनट के ऊपर काम नहीं कर सकते। हमारे नॉस्ट्रिल्स, हमारा लंग्स, ब्रोंकाइल्स, आयोटा, जो सब कुछ उसमें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यूरिनरी सिस्टम्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। तो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स है, सब एक दूसरे के साथ सिंक में काम कर रहे हैं। आप ही के शरीर के अंदर है, आप ही के शरीर का हिस्सा है। तो अब ये याद कैसे करें, कौन सा सिस्टम, कैसे सिस्टम? जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से मैं आपको एंड में बताऊंगा, मगर आने वाली स्लाइड्स में अगर आप ध्यान से गौर करेंगे सीक्वेंस को, तो आपको समझ में आएगा कि यस, आपको ये याद रखना बहुत आसान है। अदरवाइज इस फॉर्मेट में स्केलेटन, मस्कुलर, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव कैसे याद रखेंगे? मुझे भी याद नहीं रहता था, मगर हर चीज को आसान करना अपने हाथों में होता है, और उसे याद करेंगे, रिलेट करेंगे तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो इनमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है?
सो ऑर्गन सिस्टम हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का एक अलग अलग ये है जिसमें हम लोग सारे बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं एक दूसरे के साथ टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और टास्क। खाना खाया है तो उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकालने हैं, वेस्ट जो है उसको पुश करते हुए एक्सक्रीट सिस्टम में से बाहर निकाल देना है। तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल 12 डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स हमारे शरीर में काम करते हैं और ये भले ही इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे होते हैं मगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं। और ये अगर एक फंक्शन काम नहीं करता है तो दूसरे फंक्शन के इफिशियंसी को भी इफेक्ट करता है। अगर आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते तो आपकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होती है, तो आपको हमेशा से थकान होगी। मतलब क्या है, आपकी एनर्जी का कन्वर्जन, ऑक्सीजन का कन्वर्जन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इफेक्ट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी आएगा और इस तरह एक दूसरे से इंटररिलेटेड ये फंक्शंस हमारे ओवरऑल बॉडी की वेलबींग को और ऑर्गन सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। इफ एनी ऑफ दिस सिस्टम्स इज डैमेज, ह्यूमन बॉडी विल बिकम अनस्टेबल। और कोई भी छोटा सा सिम्टम, हेडेक है, एसिडिटी है, बॉडी पेन है, कहीं पे कुछ हेयर फॉल हो रहा है, नाखून आपके ब्रिटल हो रहे हैं, आपको आपकी इंजुरीज रिकवर नहीं हो रही है, स्किन खराब हो रही है, इंडिकेशंस है कहीं पे अंदर में कोई तो ऑर्गन सिस्टम काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी अनस्टेबल हो रही है। एंड दिस लैक ऑफ स्टेबिलिटी अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अगर हमने समय रहते इन छोटे छोटे इंडिकेशंस को सीरियसली नहीं लिया, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के ऊपर ट्रीट करते रहेंगे। ट्रीट करना मतलब उसे टेम्पररी सबसाइड करना होता है मेडिसिन की लैंग्वेज में, ताकि हम लोग बेहतर फील कर सके। मगर उसका रूट कॉज क्या है वो जानने के लिए हमें हमारे बॉडी को समझना चाहिए और सेल्स के ऊपर काम करना है ताकि उस पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम का फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। तो इनमें सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स के साथ रिलेटेड है और इसमें क्या क्या बॉडी पार्ट्स इंक्लूड है। नाउ यहाँ से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चालू होता है। नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड फेफड़े, राइट। लंग्स, नाक से लेके तो हमारे फेफड़ों तक का जितना भी हमारा कनेक्शन है, ऑल दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो मैं पहले टॉपिक में हमारे मंडे को दिखाऊंगा एंड यू विल बी अमेज्ड कि जो सिर्फ हम ये गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इतने 1 सेकंड में हमारा शरीर क्या क्या कर देता है हमारे बॉडी के साथ। हम लोग मंडे को देखेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमेजिंग फंक्शंस के बारे में। तो क्या मेन फंक्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम के? सबसे पहले तो इनहेलेशन है, राइट। एक्सहेलेशन है जिसे हम लोग पल्मिनरी वेंटिलेशन कहते हैं एंड सिंपल लैंग्वेज में ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना, राइट, ब्रीदिंग करना। और कई बार हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं। हमेशा से दौड़ भाग में शैलो ब्रीदिंग मतलब ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं, हमारे लंग्स को पूरा फुला नहीं रहे हैं। बलून जो हम लोग लेके आते हैं ना, अलग अलग साइज के, छोटा, मीडियम, बड़ा, आपका लंग्स बड़ा बलून है मगर हम उसको छोटा सा फुला के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्सपांशन कैपेसिटी भी ओवर द पीरियड कम हो जाती है। सो हमेशा से डीप ब्रीदिंग कीजिए, कॉशियस ब्रीदिंग कीजिए, मल्टीपल टाइम्स दिन में डीप ब्रीदिंग कीजिए। अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऊपर के ऊपर सांस ले रहे हैं, ऊपर के ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि वी आर इन अ हरी, राइट। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है। स्किन भी हमारी रेस्पायर करती है, ब्रीदिंग करती है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज करता है लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम में। हमारे शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जहरीला गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बनता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद बाय प्रोडक्ट वेस्ट, वो हमारे लंग्स बाहर फेंकता है। फ्रेश ऑक्सीजन बाहर से लेता है, उसमें से ऑक्सीजन हमारे आरबीसीज में, ब्लड में ट्रांसफर होता है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन को, हर बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे नाक को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एवरी बॉडी पार्ट नीड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर जब तक उसे मिलता रहता है वो स्वस्थ काम करते रहते हैं। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन है, जो गैसेस हमारे ब्लड स्ट्रीम और बॉडी टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होते रहते हैं। हमारे हाथों में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अगर हेल्दी रहेगा
ब्लड स्ट्रीम तक अगर ऑक्सीजन प्रॉपर गया तो ब्लड स्ट्रीम और बॉडी टिश्यूज के इंटरनल रेस्पिरेशन का काम अपना शरीर कर देगा। एयर वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड्स, जो मेरी आवाज आ रही है, हम लोग जो गाना गाते हैं, आवाज निकालते हैं, बातें करते हैं, इसके लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। ऑल्फैक्शन या तो ऑल्फैक्टरी जिसे हम लोग कहते हैं, स्मेलिंग, नाक और नथुनों के जरिए ही हमें अलग अलग केमिकल सेंसेशंस मिलते हैं, और इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल एंड इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन सिस्टम है। अगर इसको पिक्चर के तरीके से देखेंगे तो नेजल कैविटी के थ्रू, पैरानसल साइनसेस के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम एयर लेते हैं। नाक से ही हवा लेनी है। मुंह से अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है, थर्मोस्टेट दिख रहा है, पता है यहाँ पे बाहर की आप एयर कितने भी टेम्परेचर की लो, यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा है। ये जो लेयर्स दिख रही है ना, दीज आर आवर इंटरनल एयर कंडीशनिंग। ये एक लेवल में उस एक्सटर्नल एयर का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने के बाद फिर नीचे फेरिंग्स के थ्रू भेजती है, ट्रैकिया के थ्रू आपके लंग्स में, जहाँ पे ब्रोंकाई, अल्वियोलाई, और कोरोना में आपके ब्रोंकाई और अल्वियोलाई ही डैमेज हुए थे बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। जो वायरस आता है वो पूरे इस ट्रैक को डैमेज कर देता है, और अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन आपके बॉडी को नहीं मिलेगा, बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, डिटोरिएट होने लगते हैं, मरने लगते हैं और डेथ हो जाती है। तो ये जो अमेजिंग सिस्टम है, यही हमारे लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम में भी काम करता है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। थोड़ा सा टाइम की तरफ भी मैं ध्यान दे देता हूँ, 1 मिनट। यस, सो एंडोक्राइन सिस्टम में हमें टाइम 7:30। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम में मेजर ग्लैंड्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम की, वो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मैं ब्रेन सिस्टम में छोटा मगज कहता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड बादाम जैसी होती है, थायराइड ग्लैंड, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है, थायराइड सभी को है। थायराइड, एड्रिनल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये कंटिन्यूअस हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मगर इन बॉडी फंक्शंस को हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस क्या है? मेटाबॉलिज्म, खाना खाना, फूड हमारे डाइट में पेट में आने के बाद एसिड्स को रिलीज करना, मेटाबोलाइज करना, टिश्यू का मैच्योरेशन आने के बाद उसका डुप्लीकेशन करना, इम्यून सिस्टम को रेगुलाइज करना, मतलब जो हमारा सेफ्टी सिस्टम है उसके लिए जो हार्मोन सिक्रीट करने हैं उनका ध्यान रखना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करना, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना, और बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी कंट्रोल करना। तो भूख लग गई, किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर एंडोक्राइन सिस्टम। आपको फीलिंग्स जो आती है, मूड स्विंग्स जो होते हैं, सारा हार्मोन्स सिक्रीशन की वजह से होता है। अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स है, कुछ बीमारियां सेफ्टी के लिए होते हैं, मगर बीमारियां टेंशन रिलीज करते हैं। हैप्पी हार्मोन्स में हमारे जैसे हम लोग कहते हैं कि एंडोर्फिन है, बहुत सारे, सेरोटोनिन है, डोज जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। और जो डेंजरस हार्मोन्स है जो तकलीफ देते हैं उनमें कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, जो है हमारे भलाई के लिए ही, मगर हम एक्सेस में जब सिक्रीट करते हैं तो चैलेंजेस आने लगते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस, जैसे मैं कहता हूँ छोटा दिमाग, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पूरा का पूरा ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है। अगर आपको हमेशा से एनर्जेटिक फील होता है, एंथुजियास्टिक फील होता है कि आज कुछ नया करना है, मतलब आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स अच्छे हैं। और इसीलिए जिन लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा काम करता है, भले ही लोग ओवरवेट हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनकी ओबेसिटी का, वो एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि उनके एक्टिव हार्मोन्स टाइम टू टाइम सिक्रीट हो रहे होते हैं। इसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम। ये सबको पता है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, मतलब हमारे हार्ट के, हमारे दिल के मसल्स भी मस्कुलर सिस्टम में आते हैं। इनके प्राइमरी फंक्शंस क्या है? शरीर की मूवमेंट, जितना भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, मैं थम्स अप दिखा रहा हूँ, विक्ट्री दिखा रहा हूँ, डाउन दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव साइंस दिखा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, ऑल आर मस्कुलर मूवमेंट्स।
आपका मूवमेंट ऑफ द बॉडी, चलना फिरना जितना भी है सब कुछ आपके मसल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ में पेन, नोटबुक के ऊपर नोट्स, राइट। पोस्चर और बॉडी पोजीशन को मेंटेन करता है, सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे सारे मसल्स के अंदर हमारा पूरा शरीर है, आउटर लेयर के अंदर, राइट, अंदर हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। एंड दिस एंश्योर्स प्रॉपर ब्लड फ्लो ऑल्सो। सो अभी तक हमने 3 सिस्टम्स देखे हैं। मस्कुलर सिस्टम में आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, और स्पेशली जितने भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, उनको इनके बारे में नॉलेज मिलता है। डेल्टॉइड क्या होते हैं, बाइसेप्स आपने सुना है, टिबियालिस सुना है, शिन सुना है, काफ सुना है। ये सब मसल्स रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग जिम में जब जाते हैं, बॉडी जब बनाते हैं, हमारे मसल्स को हम लोग स्ट्रांग करते हैं, डेवलप करते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे बायोलॉजिकल नाम है, मगर हमें हमारा ओवरऑल सिस्टम समझना है। मस्कुलर स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग है तो आपका शरीर का ढांचा स्ट्रांग है, आपका बैलेंस स्ट्रांग है, आपकी मूवमेंट स्ट्रांग है, और आपकी ओवरऑल हेल्थ स्ट्रांग है, राइट। इसके बाद है इंटीगुमेंट्री सिस्टम, जो मैंने आपको समराइज किया था। ये क्या कंसिडर, ये किस चीजों से बना है? स्किन, हेयर, नेल्स एंड वेराइटी ऑफ ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है इंटीगुमेंट्री सिस्टम के? आपके इंटरनल टिश्यूज और ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्किन जो है हमारा बैरियर है। हर चीज पहले हमारे शरीर को स्ट्राइक करती है। हवा भी लग रही तो स्किन को लगती है, गर्मी भी लग रही तो स्किन को लग रही है, आग भी, चटके भी लगते हैं तो स्किन को पहले लगते हैं, उसके बाद शरीर के अंदर पेनिट्रेट होते हैं। बारिश भी हमारी स्किन को पहले लगती है। तो ये हमारे इंटरनल टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के फॉर्म को मेंटेन करते हैं। और इसीलिए आपको टेंशन आ जाती है, झुर्रियां आने लगती है, स्किन लटकने लगती है, ड्राई होने लगती है, स्केलिंग होने लगती है, तो इट जनरेट्स विटामिन डी। सूरज से विटामिन डी नहीं मिलता, सूरज से सिर्फ सूरज की किरणें मिलती है। हमारा स्किन सूरज की किरणों की मदद से विटामिन डी बनाता है। अक्सर ये गलत फहमी होती है कि विटामिन डी सूरज से मिलता है, सूरज से किरणें मिलती है, हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। ये फैट स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है, ग्लूकोज स्टोर करता है, और विटामिन डी भी स्टोर करके रखता है बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर्ली काम करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन सिर्फ नाक और मुंह से होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे पोरस स्किन में से भी इन्फेक्शंस हमारे शरीर में जाते हैं, और इसीलिए एक हेल्दी स्किन होनी बहुत ज़रूरी है, रेडिएटिंग स्किन होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि बाहर के इन्फेक्शियस ऑर्गन्स को आप प्रोटेक्ट कर सके, वहीं पे ख़त्म करके रिटर्न कर सके, राइट। इंटीग्रेमी सिस्टम्स में अगर हम स्किन का अगर पार्ट देखते हैं तो नॉर्मल स्किन लेयर में एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस लेयर्स है। हेयर इनके साथ कहाँ कनेक्टेड होते हैं, हेयर फॉलिकल्स क्या होती है, ये सब हम लोग अलग अलग टॉपिक में कहीं ना कहीं देखते हैं, मगर ये हमारा एक ब्यूटी पार्ट होता है। स्किन अच्छी, बाल अच्छे, नाखून अच्छे, तो हमारी हेल्थ अच्छी। और अगर ये डिटोरिएट हो रही है तो अंदर कहीं पे डिफिशियंसीज हो रही है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्व सेल्स, मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जो भी हम सेंस करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ते हैं, किसी भी चीज की तरफ रिएक्ट करते हैं, झुकते हैं, आंखें बंद करते हैं, रिएक्शन देते हैं, ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम के साथ है। केमिकल सिग्नल्स ब्रेन्स में जाते हैं, ब्रेन से वापस आते हैं, ब्रेन सिग्नल देता है कि बॉडी पार्ट को मूव करो, हाथों को उठाओ, कंधों को उठाओ, मूव करो, और मसल्स को इंफॉर्मेशन जाने के बाद मसल्स फंक्शन करते हैं। मसल्स में स्ट्रेंथ होनी जरूरी है, मगर मसल्स के साथ नर्वस सिस्टम का साथ में काम करना जरूरी है। अगर वो काम नहीं करता है तो आपके बॉडी फंक्शंस प्रॉपर काम नहीं करते। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सेंसरी इनपुट को कलेक्ट करना है और उसके हिसाब से बॉडी मूवमेंट्स को प्रोसेस करना है। सेंसरी इनपुट्स लेने हैं, बॉडी को प्रोसेस करना है, रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली सेंसरी इनपुट को। अगर आपकी तरफ किसी ने बॉल फेंक के मारी तो आप तुरंत झुक जाते हैं। आपका सेंसरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम काम करता है कि इससे फाइट करने से अच्छा है ये बॉडी को डैमेज करेगा, झुक जाइए, इसको बचा लीजिए ताकि आप इंजुरी से बच जाए। दैट इज अवर नर्वस सिस्टम। स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग मेंटल एक्टिविटी, जो भी हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं पब्लिक में, प्राइवेट में, फैमिली मेंबर्स के साथ, बाहर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सब इसके ऊपर डिपेंड करता है।
कंट्रोलिंग ऑल 3 मसल टाइप्स एंड ग्लैंड्स, तो अलग अलग टाइप के मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। और ब्लू कलर में जितना भी दिख रहा है सबका जाल फैला हुआ है हमारे बॉडी में, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग नर्व्स के सिग्नल्स छोटे से छोटे बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं, राइट। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स देखे 12 में से। अभी देखते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी है तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, क्योंकि मेन फूड हमारा इस सिस्टम के थ्रू जाता है। जो भी हम खाते हैं इसके थ्रू हमारे शरीर में आता है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है, और जितने भी बाकी के सारे सिस्टम्स हैं उनको यहीं से मिलता है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है तो आपके शरीर में जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, सलाइवरी ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज एंड लीवर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और इनके मेजर फंक्शन क्या है? फूड का इंटेक होने के बाद उसे डाइजेस्ट करना है, फ्लूइड्स को सिक्रीट करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना है इन रिलेशन विद एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है खाए हुए खाने से, और उस न्यूट्रिएंट्स को सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का पार्ट है। हमारे सेल्स में जब एनर्जी जाती है तो हमें जोश आता है, हम बोलते हैं आज बहुत कुछ करने की इच्छा हो रही है, जोश आ रहा है, ऐसा लगता है कितना भागू, कितना दौड़ू, कितना काम करूं। बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद बोलते हैं कि एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपके शरीर में जब सही खाना जाने लगता है तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है आपके सेल्स में, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितना खाना आपने खाया उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए और वेस्ट को आपके शरीर से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, राइट। और जैसे कि मैंने बताया, सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, एपिग्लोटिस, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर। पैनक्रियाज आपको पता है इंसुलिन सिक्रीट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, राइट। और इसी के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो हमारे खाए हुए फूड की जर्नी मुंह से चालू होते हुए, पेट से जाते हुए, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू पास होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। डेली बेसिस पे कम से कम 3 बार अच्छा खाना है, ताकि हमारे अंदर के 24 घंटे काम करने वाले बॉडी फंक्शंस को जो चाहिए वो मिल सके और वो अपना काम करते रहें। और ये कब तक करते रहेंगे हमारे शरीर के बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली काम? लगभग 120 साल हेल्दी तरीके से। दैट इज द डिफाइंड लाइफ साइकिल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सही खान पान, बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपको शरीर को मिलती है तो जी हाँ, आप 120 साल हेल्दी तरीके से आराम से जी सकते हैं। डाइजेशन के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटेड है। फूड को एक बार डाइजेस्ट करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, वहां से और किडनी से हम लोग पानी जो पीते हैं वो भी फिल्टर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं? हमारा लीवर, कलेजा, राइट, हमारे यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, और लीवर भी इसमें आता है क्योंकि वो भी बहुत सारे टॉक्सिक्स को फिल्टर करता है। मगर मेजरली किडनीज है जो हमें हमारे वेस्ट सिस्टम को एक्सक्रीट करने के लिए काम आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, किडनी से लिक्विड वेस्ट जितना भी है वो निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू। क्या मेजर फंक्शंस है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के? सारा वेस्ट हमारे शरीर से जितना भी आया है, जो भी हमने शरीर में लिया है उसमें से यूटिलाइज होने के बाद वेस्ट होगा ही। सब्जी भी हम खरीदते हैं तो उसको हम लोग जब काटते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं तो वेस्ट निकलता है। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बावजूद खाने से वेस्ट निकलता है। हर चीज से जैसे वेस्ट निकलता है, यही वेस्ट हमारे शरीर में अगर बचने लगा, टिकने लगा, सड़ने लगा, बहुत चैलेंजेस क्रिएट करता है। इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में से वेस्ट शरीर के बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर से वेस्ट निकालता है, बॉडी को क्लींस करता है, यूरिन को प्रोड्यूस करता है, बाउल मूवमेंट को एक्टिवेट करता है, और किडनी और ब्लैडर के फंक्शंस में भी काम आता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो काम करता है वो है हमारी स्किन। जब एयर और टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए वो पसीना बाहर निकालता है, तब हमारे शरीर से बहुत सारे वेस्ट भी बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स भी
हमारे स्किन के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में जैसे मैंने आपको बताया, मेजर किडनीज है, यूरेटर है, और आपका ब्लैडर है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो एक्सक्रीशन में काम आता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारे सेक्स ऑर्गन है। ये यूरेथ्रा, टेस्टिकल्स, वजाइना और यूटेरस, मेल और फीमेल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, इसमें भी एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मेल का डोमिनेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजिन है, जो इन सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। फीमेल्स में एग डेवलप होते हैं, मेल्स में स्पर्म डेवलप होते रहते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी हेल्थ, सब कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए फर्टिलाइजेशन के साथ एक ऑफस्प्रिंग को, हमारे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तक काम करता है तब तक आपका शरीर बाकी ह्यूमंस के बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में हम ही एक है जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफेक्टिवली काम करना रुकने के बावजूद भी हम जी सकते हैं, राइट। मगर इसका काम क्या है? सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे मैंने कहा इंटर रिलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक मेजर बहुत सारे बॉडी फंक्शंस देखे, 8 देखे, और अभी कुछ आखिरी के 4 बचे हैं जिनमें आपके स्केलेटल सिस्टम है, शरीर का ढांचा क्या काम करता है। तो ऑब्वियसली जिसको देख के डर लगता है, सापड़ा जिसे कहते हैं हम लोग, कंकाल जिसे कहते हैं, पूरा शरीर एक बार डेथ होने के बाद डिटोरिएट होकर सारे बॉडी ऑर्गन्स गल जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम इज द हाईएस्ट वन जिसको डिप्लीट होने में टाइम लगता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। मसल्स इनके साथ कनेक्ट होते हैं। मसल्स जब हम मूव करते हैं तो हमारे बोन्स मूव करते हैं। बोन्स इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते। अलग अलग बॉडी जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग बोन जॉइंट्स होते हैं, मगर इनका मेन फंक्शन क्या है? 5 मेजर फंक्शंस हम सब बॉडी सिस्टम्स के देख रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल सिस्टम में बॉडी का सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो मेन काम करता है। मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। बॉडी के बॉडी सेल्स, मतलब जो बोन मैरो में हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है उसे डेवलप करता है और स्टोर करता है मिनरल्स को एंड फैट को। याद है मैंने कहा था उम्र के साथ साथ जब हमारे बोन्स डैमेज होते हैं उसका रीजन क्या है? हमारे शरीर में, हमारे बोन्स में कैल्शियम, मिनरल्स, फैट स्टोर होके रखता है। और जब हम हमारा खान पान मेंटेन नहीं करते, ध्यान नहीं देते उन चीज़ों की तरफ, पूरी उम्र 25 से जब हम जोश में रहते हैं, हमारी हेल्थ प्राइम पे रहती है, और धीरे धीरे ये मिनरल्स, ये कैल्शियम सारा का सारा बोन्स में से सिक्रेट होता है। और इसीलिए 40-45 के बाद आपको हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन, नी पेन, एंकल पेन होने लगता है। और हम लोग रीजन क्या देते हैं? उम्र हो गई है, एज हो गई है तो अभी हड्डियां दर्द देगी। जी नहीं, आपके बोन्स में जो मिनरल फैट्स है, जो कैल्शियम है, कई सालों से ऑलरेडी सेफ्टी वॉल्ट में से निकल के बॉडी फंक्शंस के लिए यूज हो चुका है, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम, अगर ढांचा आपका सही रहेगा तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही रहेगा। बहुत सारे इसके नाम हैं, एंटीरियर, पोस्टेरियर, टिबिया, फिबुला, फेमर, जिन जिन लोगों को अलग अलग, पटेला, जो लोग रिब्स, मतलब जो हम लोग बरगड़िया कहते हैं, राइट, ह्यूमेरस, क्लेविकल, स्टर्नम, ये अलग अलग है, हमें इनके डिटेल्स में नहीं जाना है, मगर ढांचा हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और पूरे इस ढांचे में सबसे ज्यादा गड़बड़ नीज से चालू होती है, क्योंकि इसी के ऊपर शरीर का सबसे ज्यादा लोड आता है, वेट आता है। उसके बाद पैरों के ऊपर आता है, टार्सल फालेंजेस जो कह रहे हैं हम लोग, एंकल नी जो से कहते हैं हम लोग, इनके ऊपर प्रेशर आता है। और उसके बाद ये वाले बॉडी प्रेशर के ऊपर शोल्डर्स और आर्म्स, और बाकी का तो बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए है, राइट। तो ये है स्केलेटल सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब क्या? ये हमारे बाहर के फॉरेन मटेरियल को, बैक्टीरिया को, ये एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम साथ में काम करते हैं। दोनों के ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनको आप कंबाइन भी कर सकते हो। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स ये हमारे शरीर में पूरे हैं। जिनका लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको वेदर चेंज का, इन्फेक्शन का, वायरसेस का, बैक्टीरियाज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
ये हमारी इंटरनल आर्मी है, आर्मी सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जितनी स्ट्रांग रहेगी, इसीलिए आप देखेंगे धूल में, मिट्टी में, गंदगी में दिख रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं, मगर कुछ व्यक्तियों को कुछ भी नहीं होता, बिकॉज देयर लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। सो इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड थाइमस। क्या मेन फंक्शंस है? ये अनवांटेड बैक्टीरियाज को फिल्टर करता है, फॉरेन मटेरियल को बाहर फेंक देता है, आइडेंटिफाई करता है, कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद किडनीज की तरफ भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है, फेंक देता है बाहर, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और एनी हार्मफुल मटेरियल अगर बाय मिस्टेक अगर शरीर के अंदर गया है तो उसको बाहर निकालता है। इट ड्रेन्स अवे एक्सेस फ्लूइड टू प्रिवेंट वाटर क्लॉगिंग ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन बैक इनटू द ब्लड सप्लाई। खाना खाने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद फूड में से जो प्रोटीन मिलते हैं उनको ब्लड सप्लाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, यूज करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट बैक्टीरिया। जितने भी आपने वैक्सीनेशन लिए हैं ना, डोज 1, डोज 2, बूस्टर डोज अभी बच्चों के लिए चल रहे हैं, दोज आर नथिंग बट एंटीबॉडीज। ये खुद हमारा एंटीबॉडीज बनाता है। नया बैक्टीरिया रहेगा तो उसके डिक्शनरी में वो नहीं रहता है, इसलिए कई बार हमें बीमारी होती है, जैसा कि कोरोना था जो उसकी डिक्शनरी में, रिकॉर्ड्स में नहीं था। अदरवाइज छोटे मोटे कई तरह के वायरसेस होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है, वहीं पे किल करके खत्म कर देता है। इट एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीवर। इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का। फैट जो हमारे इंटेस्टाइन में एक्सेस स्टोर है उसको ट्रांसपोर्ट करके लीवर में लेके जाता है, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको एनर्जी की जरूरत पड़े तो लीवर फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके शरीर को देखते हैं। इतने सारे लिम्फेटिक नोड्स है हमारे शरीर में, स्प्लीन है, थोरेसिक डक्ट है, थाइमस ग्लैंड है, ये सारा का सारा हमारा डिफेंस सिस्टम है। ये सारे शरीर का जंजाल कंटिन्यूस काम कर रहा होता है हमारे शरीर के साथ, हमारे डिफेंस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद आता है इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने कहा लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ ही है, ये नेटवर्क ऑफ सेल्स के साथ बना हुआ है, टिश्यूज के साथ बना हुआ है। बोन मैरो और थाइमस इसके मेन कंपोनेंट्स है, ऑर्गन्स है। और हमारा इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या है? पैथोजेंस, मतलब जितने भी अनवांटेड एक्सटर्नल बैक्टीरियल ऑर्गन्स हैं उनको प्रिवेंट करना, एलिमिनेट करना, बॉडी ब्लड वेसल से फ्लूइड को कलेक्ट करना, और अगेन फ्लूइड को सर्कुलेटरी सिस्टम में रिटर्न करना, बैलेंस करना। ब्लड स्ट्रीम का थिकनेस, उसका प्रेशर, उसकी लिक्विडिटी, उसकी विस्कोसिटी, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका शुगर लेवल, सब कुछ मैनेज करने के लिए सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। और इसके बाद लास्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज नथिंग बट आवर इंटरनल पाइपलाइन। कंप्लीट ब्लड फ्लो इसी के थ्रू होता है, और जब ब्लड फ्लो होता है तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बॉडी को मिलता है, ब्लड बॉडी को मिलता है, ऑर्गन्स को मिलता है, तो हमारा सारा शरीर स्वस्थ है। हार्ट अटैक इज नथिंग बट डिसरप्शन, मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब रुक जाता है हार्ट को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, तो हार्ट अटैक उसी को कहते हैं। इट इज नथिंग बट द सप्लाई ऑफ ब्लड और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन। तो इट इंक्लूड्स अवर हार्ट जो कंटिन्यूस पंपिंग कर रहा है। आप जब अपने माँ के गर्भाशय में थे तब से जब दिल की धड़कनें चालू हुई है, 24 घंटा कंटिन्यूस चलते रहती है। ये पंप बैकअप के साथ नहीं है, कंटिन्यूस फ्लो करते रहता है। ब्लड वेसल्स को मेंटेन कर, मतलब ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व है और ब्लड इन्वॉल्व है। ब्लड हमारी लाइफलाइन है। जितना हेल्दी हमारा ब्लड, और ब्लड की हेल्थ काय के ऊपर डिपेंड करती है? हमारे फूड के ऊपर। फूड में जितने न्यूट्रिएंट्स है वो अगर आपके ब्लड में है तो आपके बॉडी ऑर्गन्स को मिलते जाएंगे। क्या मेजर फंक्शंस है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के? ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना, ट्रांसपोर्ट करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन देना, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना और लंग्स को देके वापस फ्लो करना। जैसे मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग मंडे को देखने वाले हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन अ माइक्रोसेकंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाना तो आपने खा लिया, एब्जॉर्ब अगर हेल्दी खाना कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है, ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपका न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के थ्रू, ऑर्गन्स का, सॉलिड वेस्ट नहीं, जो ब्लड के सेल्स के थ्रू जो वेस्ट निकलता है ना, हमारे शरीर में जो सेल्स है ना,
वो इंडिपेंडेंट कॉलोनी है। अच्छा खाना लेते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वेस्ट को सेल के बाहर फेंकते हैं। वो बाहर फेंका हुआ वेस्ट ब्लड कलेक्ट करता है, लीवर, किडनी और स्टमक की तरफ लाके देता है और हम एक्सक्रीट करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स, जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में, ट्रांसफर करने का काम ब्लड ही करता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। हार्ट में से रेड ब्लड, आपको याद है मैंने वो वीडियो दिखाया था, उसमें वो पिस्टन्स चल रहे थे ग्रीन और रेड कलर के। इट इज नथिंग बट प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को किडनीज प्यूरिफाई करती है, हार्ट पंप करते रहता है। हार्ट है, आयोटा है, वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, ये सारा का सारा कंटिन्यूअस जंजाल। ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है छोटी छोटी वेन्स और आर्टरीज का। रेड इज प्योर ब्लड सप्लाई, ब्लू इज इम्प्योर ब्लड सप्लाई बैक टू द हार्ट। तो कंटिन्यूअस यहाँ से प्योर ब्लड बॉडी को फेंका जाता है, इम्प्योर ब्लड शरीर की तरफ मंगाया जाता है और वापस प्योर करके फेंका जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है। सो व्हाट इज द एंड कंक्लूजन? और हर सिस्टम के शुरू में मैंने एक पहला लेटर अलग तरीके से हाईलाइट किया है। इतने सारे सिस्टम्स देखे हमने, मगर इसमें से हमको एंड कंक्लूजन क्या है, सीखना क्या है? वी लर्न दैट आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज अरेंज इनटू डिफरेंट सिस्टम्स। मतलब हमारा शरीर अलग अलग डिपार्टमेंट से डिवाइड किया। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस भी लेंगे तो उसको भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई भी ऑफिस लेंगे तो उनके 7 मेजर डिविजन्स होते हैं। हेल्दी ऑफिस के लिए अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो उनमें रिक्रूटमेंट होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, परचेस होता है, प्रोडक्शन होता है, कस्टमर केयर होता है, राइट? उसी तरह हमारे शरीर के भी ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। 12 मेजर ह्यूमन सिस्टम्स है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स है। हर सिस्टम का अलग स्पेसिफिक फंक्शन है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपका बॉडी इम्बैलेंस होता है, डिसीजेस आने लगते हैं और ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया तो फैटेलिटी मतलब डेथ भी आती है। तो नॉलेज ऑफ द सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉमन मैन बिकॉज इट इज द बेस ऑफ हेल्दी लाइफ। तो अभी अगर आपने ये सारे सिस्टम्स लिखे होंगे, नोट डाउन किए होंगे, या तो सिर्फ सुने होंगे तो सब ऊपर से गए। वो प्लेन जाता है ना 35,000 फीट के ऊपर से, तो वैसे क्योंकि अभी तक तो हम छोटी छोटी बीमारियां देख रहे थे। पीसीओडी, हाँ समझ में आता है, मेरे को बताओ क्या होता है। और जैसे ही फिर हम लोग बोलते हैं ओवरीज होती है, फिर हार्मोन्स होते हैं, अरे यार ये तो मैंने 5वीं में एमबीए में सुना था, वो तो मेरे को नहीं सुना है, मेरे को पीसीओडी की दवाई दे दो। तो पीसीओडी की दवाई तो आप वैसे ही ले रहे हैं, मगर बॉडी ऑर्गन्स को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे अलग अलग बीमारियों को हम खुद से रिलेट करते हैं, हमें हमारे शरीर की रचना समझनी बहुत जरूरी है। अब जब भी आपको कोई चैलेंज आएगा तो आप उसको रिलेट करेंगे किसी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन के साथ, मगर इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, कितने लोगों ने ये 12 के 12 ऑर्गन लिख के रखे हैं? इतना सन्नाटा है। सुमन मैडम ने लिखे हैं, राइट? अगर मैं याद करूं तो कैसे करेंगे? कोई रिपीट कर सकता है क्या बिना देखे इतने सारे बॉडी फंक्शंस अचानक से? पढ़ने नहीं है, खुद को याद दिलाना है। हम लोग हर चीज का छोटा सा शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं, राइट? इसका ये सिस्टम जो है ना, कंटेंट में अलग सिस्टम में थे, मगर मैंने जब इनको अरेंज किया है ना, उनको अलग सीक्वेंस में अरेंज किया है आसानी से समझने के लिए। फ्लैश आपने देखा होगा, मैंने हेल्दी लाइफ के लिए कम्युनिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। तो फ्लैश में जैसे हमको तुरंत समझ में आता है कि एफ क्या है, एल क्या है, ए क्या है, एस क्या है। अब बहुत सारे लोगों ने नहीं अटेंड किया होगा तो उनको नहीं पता होगा। हर चीज को आसान करने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म बनाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग सीखेंगे, समझेंगे और ऊपर से चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो सारे ये बॉडी सिस्टम को जस्ट लाइक डोज, यस, हैप्पी हार्मोन्स के लिए जैसे डोज हम लोग बोलते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटिन और एंडोर्फिन, वैसे ही स्केलेटन टू इम्यून, इनसाइड टू आउटसाइड। नहीं, सारे सिस्टम्स को याद रखना है। तो उनके इनिशियल्स कैसे याद रखने हैं, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी।
रिमाइंडर स्लाइस, रिमाइंडर मतलब अभी आपको रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, मगर आप किसी को भी रिमाइंडर दे सकते हैं। और स्लाइस मैंगो वाला जो फ्लेवर वाला होता है आपका, यू नो, कैटरीना कैफ उसकी ब्रांड एम्बेसिडर है। रिमाइंडर स्लाइस अगर आप वर्ड लगते हैं रिमाइंड करने के लिए, स्लाइस को रिमाइंड करना है, तो आपको इसमें सारे के सारे आपके ह्यूमन सिस्टम्स आ जाएंगे। R फॉर रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव ऑल्सो, endocrine for E, M for musculoskeletal, I for immune, integumentary, N for nervous system, D for digestive system, E for excretory system, और S for skeletal system। रिमाइंडर स्लाइस, राइट? ऐसे मैं खुद याद रखूंगा, और जैसे ही स्पेलिंग याद रखूंगा इनिशियल के साथ उस सिस्टम को याद रखूंगा। जो भी हेल्थ चैलेंज है आपको कौन से बॉडी सिस्टम के साथ रिलेट करना है आपको पता करना है। और अगर हम किसी भी हेल्थ चैलेंज को इमीडिएटली अगर अटैक नहीं करते मतलब ध्यान नहीं देते, काउंटर नहीं करते, तो वो दूसरे बॉडी सिस्टम्स में भी इंटरफियर करने लगता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी में टायर अगर पंचर हो जाता है, और अगर टायर पंचर को अगर समय रहते आपने ठीक नहीं किया और गाड़ी को चलाते जाएंगे, तो जिस तरह से ट्यूब खराब होती है, रिम खराब होती है, धीरे धीरे पूरा टायर रिप्लेस करना पड़ता है। इंटर रिलेशन जैसे होता है वैसे ही हमारे शरीर का है। तो अगर आपके लाइफ में नींद नहीं आती, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एसिडिटी होती है, थकावट है, थकान एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है आपके बॉडी सिस्टम में कहीं पे कोई तो चैलेंज डेवलप हो रहा है, पनप रहा है, जो आगे जाके आपके किसी न किसी सिस्टम को अफेक्ट करेगा।